था जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो उसके कुछ पाठ थे। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या में स्थान, आश्रय, उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता के कारण पर्यावरण पर भी अत्यधिक दबाव पड़ता है। इन सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए नाटकीय ढंग से भूमि का प्रयोग बदल दिया गया है। तो भूमि का प्रयोग है, पहले जैसे खेत जंगल थे उनको काट के खेत बना दिया है अपने सामान उत्पादन, अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो उत्पादन करने के लिए नाटकीय भूमि का प्रयोग होता है। पहले ज्ञात है कि अनाज वाली और फल वाली फसलों को उगाने के लिए जंगलों की कटाई की जाती रही है। अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए वनों को काटना, वन और प्राकृतिक चारागाह जो घास के मैदान है कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया, और आर्द्र भूमि को खाली और मरुभूमि में सींचा गया। इन परिवर्तनों के कारण अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न और अत्यधिक मात्रा में कच्चे माल का उत्पादन हुआ है, लेकिन ऐसा करने के कारण प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए हैं। प्राकृतिक सुंदरता में एक भयावह बदलाव आया। उदाहरण के लिए जंगलों को काटकर बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि योग्य फसलों को उगाया जा रहा है। बहुत से मैंग्रोव वन अपरदन को कम करने और तटरेखा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जाने जाते थे। उन्हें काटकर खाद्य फसल उगाकर जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। जल की कमी। जल हमें वर्षा के रूप में मिलता है, नदियों, झीलों और जल स्रोतों में बहता है। इस जल का कुछ भाग जमीन सोख लेती है जो भूमिगत जल तक पहुंच जाता है। मिट्टी की एक निश्चित गहराई तक मृदा के कणों सभी स्थान जल भरा होता है। मतलब जल वर्षा के रूप में नदी, झीलों इनके आदि मिलता है। कुछ पानी है जो जमीन सोख लेती है और भूमिगत जल तक पहुंच जाता है। मिट्टी की एक निश्चित गहराई तक मृदा के कणों, जो मिट्टी के कणों हैं, मृदा के कणों तक है सभी स्थान में जल भरा होता है। इस गहराई को तालिका यानी वाटर टेबल कहते हैं। जल तालिका स्थायी हो सकती है यदि भूमिगत जल से निकले जल की पुनः पूर्ति वर्षा के अवशोषण द्वारा की जाए, लेकिन यदि जल भराव की दर जल निकासी से कम हो तो परिणाम तो कुएं सूख जाएंगे। तो क्या होगा, जल भराव की स्थिति और जल निकासी से ज़्यादा हो, जल भराव ज़्यादा कम हो और जल निकासी ज़्यादा हो तो कुएं सूख जाएंगे। बहुत से क्षेत्रों में अत्यधिक निकास के कारण भूमिगत जल संसाधन कमी होने के कारण पानी की अत्यंत कमी हो रही है। मानव बस्तियों की आवश्यकता। अधिकांश मानव बस्तियों की आवश्यकता, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो मानव का विकास है तो नई मानव बस्तियाँ बना रहे हैं, नई कॉलोनियों काट रही है। तो इस प्रकार अधिकांश भूमि का उपयोग खाद्य पदार्थ उगाने के अलावा एक बड़ी जनसंख्या का अर्थ उनके बड़ी संख्या में आश्रय प्रदान से होता है। इतने लोगों के लिए इतने लोग हैं उनके लिए आश्रय प्रदान होना है। इतने लोगों को घर बनाना, पत्थर और अन्य निर्माण की सामग्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी चट्टानों को खोद कर निकालना पड़ेगा, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। इस काम के लिए बहुत सारा जल प्रयोग होगा। परिवहन की आवश्यकता। बढ़ती हुई जनसंख्या जरूरतों की पूर्ति के लिए परिवहन एक विस्तृत नेटवर्क की आवश्यकता होगी। परिवहन के विभिन्न साधन विकसित किए गए हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि का उपयोग बढ़ता जा रहा है। वायुमंडल प्रदूषित और वायुमंडल में पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे जितना गैस। विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तु की आवश्यकता है। प्रतिदिन में उपयोग में आने वाली जैसे वस्तुएं जैसे प्लास्टिक के बर्तन, बाल्टी, कृषि उपकरण, मशीनरी, रसायन, कॉस्मेटिक इत्यादि फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। इन उद्योगों को चलाने और इन उत्पादों को बनाने के लिए कच्चे माल, जीवाश्म ईंधन और पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनके समाप्त होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तीव्र गति से औद्योगिकीकरण से निकलने वाले औद्योगिक बहिर्वाहों में नदियों और दूसरे जल स्रोतों का प्रदूषण बढ़ा है। तीव्रता होते हुए भी औद्योगिकीकरण पर्यावरण पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब ये अपन समझ ही रहे हैं। बाल्टियों जो कॉस्मेटिक, रसायन आदि बनाए जाते हैं तो उनके लिए सभी के लिए जल आवश्यकता होती है। प्रक्रियाओं के कारण संसाधनों विशेषकर जीवाश्म ईंधनों का भंडार वो खत्म होता जा रहा है। आज औद्योगिक सभ्यता मतलब आज इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, एक बोझ बनती जा रही है। और यही समय है कि हम प्रकृति के साथ सौहार्द व्यवहार की आवश्यकता को जानें। झुग्गी झोपड़ियों का। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सड़कों भीड़ भाड़ हो जाती है,
झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती है। इसके कारण मूलभूत आवश्यकता जैसे पेयजल, निकास, अपशिष्ट निपटान, स्वस्थ परिस्थितियों की कमी हो जाती है। पर्यावरण में गंदगी होने के कारण समस्याओं जैसे कोई भी महामारी सभी कार्मिकों पर फैल जाती है। अति जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप प्रदूषण होना, पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, दूसरे जल स्रोत, उद्योगों के द्वारा निकले हुए अपशिष्टों, मानव बस्तियों, नहाने, कपड़े धोने, नदियों को कूड़ा करकट फेंकने होते जा रहे हैं। अब मानव द्वारा पर्यावरण के उपकरण के दो प्रकार बताइए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और नदियों में जो फेंकना, ये वनों की कटाई आदि। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण अब स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना और सुविधाओं संसाधनों का उपलब्ध होना। विश्व की जनसंख्या में अत्यधिक खतरे की घंटी क्यों है? क्योंकि संसाधन कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बढ़ती जा रही है। विश्व खतरे की घंटी है। संसाधन कम होंगे तो कई प्राकृतिक आपदाएं होगी, ठीक है। वनोन्मूलन और उनके परिणाम। केवल ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर वन संपूर्ण संसार में पाए जाते हैं। आरंभ में भूमि 1/3 भाग वनों से ढका हुआ था। आप पहले भी जान चुके हैं कि मानव विकास से प्रारंभ से ही वन संसाधनों पर, मानव पहले जंगलों में रहता था, वन संसाधनों पर निर्भर रहता था, जंगलों में रहता था, अपना खाना पीना वहीं से करता था। वन सौर ऊर्जा का प्राकृतिक उपयोग करता है। वन है वो सौर ऊर्जा का प्राकृतिक उपयोग। सबसे पहले पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही भोजन बनाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के जीवों को पर्यावास प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव वनों के अंदर ही रहते हैं, जिनमें बड़े वन्य जीव भी सम्मिलित है, बड़े बड़े जीव, जानवर, जंतु जो भी है, ठीक है। आदिम मानव भी तो वनों में ही रहते थे और अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः वनों पर निर्भर थे। जब तक उन्होंने खेती करना शुरू नहीं किया, वनों के पेड़ों की कटाई को वनोन्मूलन कहते हैं। वनों के पेड़ों को कटाई को वनोन्मूलन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों के कारण दुनिया के विभिन्न भागों में वनोन्मूलन की चेतावनी की दर से किया गया है, जिस कारण वन्य पौधों, प्राणियों का अत्यधिक विनाश हुआ है। अब देखो, वनोन्मूलन का अतिचारण, वो जंगल, जो घास के मैदान है वो काट दिए गए, अतिचारण होंगे। कृषि एग्रीकल्चर जैसे जंगलों को काट दिया गया है। और लोग बढ़ेंगे तो पशु बढ़ेंगे तो चारा चरने के लिए समस्या है। उद्योगों के लिए लकड़ियों ले जाना, घर के लिए फर्नीचर आदि बनाने के लिए, और बांध बनाने के लिए जंगलों को काटने के लिए, और काष्ठ ईंधन, लकड़ी जलाने के लिए जो बनाने, इस प्रकार बना। अब जंगलों को विभिन्न कारणों से काटा गया है विकास प्रक्रियाओं के लिए। जैसे ही मानव बस्तियां, शस्य, इमारतें, उद्योगों, स्कूल, अस्पताल, रेल, सिंचाई हेतु नहरें बनाने के लिए आवश्यक विकासीय प्रक्रियाओं को आरंभ किया गया है। ऊपर बताई गई सभी विकासीय प्रक्रियाओं हेतु भूमि की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कटाई की गई है। इमारती लकड़ी और जलाने के लिए लकड़ी। काष्ठ का प्रयोग भवन निर्माण, फर्नीचर जो मानव के लिए उपयोगी है, जो फर्नीचर बनाने के लिए, जो वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। जिनसे काष्ठ लकड़ी प्राप्त होती है, जंगल में उगते हुए इमारती लकड़ी के लिए काटा जाता है। खाना पकाने के लिए और गर्मी प्राप्त करने के लिए ईंधन का उपयोग किए जाने के कारण वनोन्मूलन किया जाता है। चारा के लिए वनों को काटकर घास उगाई जाती है। वनों को काटकर क्या उगाई जाती है? घास, और उन्हें चारागाह में बदल जाए ताकि मवेशी चर सके। वनों को घास उगाई जाती है ताकि उन्हें मवेशी जानवर चर सके। स्थानांतरित कृषि उगाने की पद्धति है जिसमें जंगलों को काट कर गिरे हुए, टूटे हुए पेड़ों को हटाने के लिए जलाना, ताकि खेती के लिए ज़मीन साफ़ की जाए। साफ़ की गई भूमि पर कुछ सालों तक फसल उगाई जाती है, कुछ साल तक वहाँ खेती की जाती है। उसके बाद फिर उसकी उर्वरता, जो ज़मीन की उपजाऊपन, वो ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में नई जगह पर नए वन क्षेत्र को साफ किया जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब वनोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन। वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा, पौधे वर्षा को रोकते हैं, अर्थात वर्षा होती है जहाँ इम्यूनिटी होगी, आर्द्रता होगी, वहाँ पे वर्षा होगी। और पेड़ों को काटने और पौधों के नष्ट होने से मृदा अपरदन, मृदा एक जगह उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। पौधों की जड़ें, स्थान, भूमि आदि को जकड़े रहती है। पौधों की रक्षात्मक परत नष्ट होने के कारण मृदा की ऊपरी परत, जो कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होती है, बह जाती है और मृदा अपनी उर्वरता खो देती है। अब भूस्खलन
वनों से पेड़ों को नष्ट होने से मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है। अंततः पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों की जड़ें मिट्टी को स्थिर दशा में पकड़े रखती है। ठीक है, वनों ठीक है। अब गाद का जमाव, वनों से पेड़ों की सतही नदियों, झीलों, गाद को इकट्ठा कारण होती है, जिससे मृदा ढीली होकर वर्षा के साथ बह जाती है और जल स्रोतों तक पहुँच जाती है। वन्य पर्यावरण की क्षति, वन्य जीव जंगल में रहते हैं। जंगलों के काटने का अर्थ है कि उन्हें उनके पर्यावासों को नष्ट कर देना, जिसके परिणाम स्वरूप संकट उत्पन्न हो जाते हैं और या विलुप्त हो जाते हैं। अब वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप जलवायु में बदलाव आया है, क्योंकि पेड़ आसपास के वातावरण को आर्द्र बनाए रखते हैं। पेड़ों की सतही आर्द्रता की कमी हो जाती है। पौधों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन भी बदल जाते हैं। वनोन्मूलन के कारण वर्षा होती है, वर्षा में कमी आती है। अब CO2 सिंक में कमी, उद्योगों से निकलने वाले CO2 को पौधे सोख लेते हैं। जब वन खत्म हो जाते हैं तो CO2 सिंक कम हो जाएगा और पर्यावरण में CO2 अवक्रमण, जो कि एक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रदूषण, जब पेड़ों को काटकर फर्नीचर या कागज बनाया जाता है, आरा मिल या कागजों में मिलों से निकाला हुआ जल अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो वो प्रदूषण करते हैं। अब औद्योगिक औषधीय व अन्य पौधों की क्षति, विशिष्ट औषधीय पौधे वनों में उगते हैं, वनोन्मूलन के कारण ही नष्ट हो जाते हैं। सुगंधित शाख, रबड़ के पेड़ अन्य वनोन्मूलन के कारण नष्ट हो जाते हैं जंगलों में। इस प्रकार वन का विनाश बड़े पैमाने है। वनोन्मूलन कैसे कहते हैं? वनों को करना ये वनोन्मूलन है। वनों की पेड़ से कोई घास उगाने के लिए या औद्योगिकीकरण करने के लिए या बांध बनाने के लिए वनोन्मूलन। कोई 2 कारण बनाए जिन्हें मनुष्य को काटा जाता है। मानव बस्तियाँ बढ़ाने के लिए, घास, जो मवेशियों के चराने के लिए घास के मैदान के लिए, खेतों के लिए। ठीक है, वनोन्मूलन, ठीक है, वनोन्मूलन के 2 कारण। अब वनोन्मूलन के वही कारण है, घास के मैदान और औद्योगिकीकरण। और औद्योगिकीकरण, उद्योगों में लकड़ी की आवश्यकता होती है मानव के काष्ठ ईंधन जलाने के लिए। वनोन्मूलन में वन्य जीव संकट बन, क्योंकि वन्य जीव जंगलों में ही रहते हैं। उनको वहाँ से काट देंगे तो वो कहाँ रहेंगे, तो उनके लिए जीवन संकट हो जाएगा। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन के मृदा अपरदन होता है कि जब हम जंगल काट देते हैं, वहाँ की मिट्टी उड़ के दूसरी जगह मृदा अपरदन हो जाता है या पानी में बह के चली जाती है। अब खनन द्वारा अवक्रमण, ये अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।